हेलो दोस्तों, मैं केतन पंड्या आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो दोस्तों, हिंदी मीडियम का आज का लेक्चर है। हिंदी मीडियम में अपन ने विलयन के प्रकार अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता अपने को दो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मैंने ठोसों की द्रव में विलेयता आपको पढ़ा दिया था। अपना वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज का अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हेडिंग डाल देना दोस्तों साथ साथ में, कौन सा है? गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता, यानी यहाँ पर विलेय जो पदार्थ है वो तो कौन है? गैस है, और विलायक जो है वो कौन है? द्रव है। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों, वो आज अपने को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो कारक है गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो कौन सा है? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ठोस में बताया था, ठोस की द्रव में विलेयता में ठोस की प्रकृति, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैस की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, तो समझना, यदि यहाँ पर आपका कोई ध्रुवीय गैस है, ठीक है, और कौन सी? ध्रुवीय विलेय गैस है। पदार्थ कौन सा है? विलेय है। ठीक है, कौन सी गैस है? ध्रुवीय विलेय गैस है। तो ध्रुवीय विलेय गैस किसमें घुलनशील होगी दोस्तों? ध्रुवीय विलायक में। इसमें घुलनशील होगी? ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलनशील होगी। ठीक है, और अध्रुवीय गैस है, अध्रुवीय विलेय गैस है दोस्तों, अध्रुवीय विलेय गैस। ठीक है, यानी गैस जो है, विलेय गैस जो है वो कौन सी है? अध्रुवीय है। तो किसमें डिसॉल्व होगी? अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी। ठीक है दोस्तों, समझना। या फिर अगर ये क्या है, ध्रुवीय गैस जो ध्रुवीय विलेय गैस है, अगर उसको अध्रुवीय विलायक में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो उसकी विलेयता क्या होगी? कम होगी। किसकी तुलना में? ध्रुवीय विलायक की तुलना में। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल ले लें, यहाँ पर समझना, ध्रुवीय गैस का एग्जांपल ले लें HCl। ठीक है, तो HCl जो है वो कौन सी गैस हो जाएगी? ध्रुवीय गैस होगी। क्यों? क्योंकि पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर चार्ज कौन सा? पार्शियली नेगेटिव। क्योंकि इसकी विद्युत ज्यादा है और उसकी विद्युत क्या है? तो पार्शियली ये बॉन्ड जो होगा किधर शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस पर पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पर कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, ठीक है, HCl गैस जो है वो कौन सी है? ध्रुवीय गैस है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको आप किसी ध्रुवीय विलायक में जैसे वाटर ले लें, HOH, ठीक है, क्या हो जाएगा? वाटर ले लें, तो वाटर में हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बॉन्ड किस तरफ मूव होंगे? ऑक्सीजन की तरफ मूव होंगे। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा? आपने कोई ध्रुवीय विलेय पदार्थ लिया है, ठीक है, ध्रुवीय गैस है, उसको ध्रुवीय विलायक में डिसॉल्व कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, नेगेटिव जो होगा पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, तो दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? अणु एक दूसरे के पास आएंगे, यानी ये जो ध्रुवीय गैस है वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलनशील हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला समझ में आ गया, गैस की प्रकृति में ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलेय गैस है तो वो किसमें घुलनशील होगी? ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी। ठीक है, जैसे अपन अध्रुवीय विलायक ले लें, अध्रुवीय विलेय गैस ले लें, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो ये सभी गैस कौन सी हो जाएंगी? अध्रुवीय गैस है। कौन सी गैस है? अध्रुवीय गैस है। और अध्रुवीय गैसों को अगर आप ध्रुवीय विलायक में घोलोगे तो उनकी विलेयता क्या होगी? कम होगी। यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उनकी मात्रा जो होगी वो उनकी मात्रा वाटर में क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि ये गैसें इसमें वाटर में आसानी से घुलेगी नहीं, क्योंकि ये गैसें जो है कैसी है? अध्रुवीय गैसें हैं, जबकि वाटर कैसा है? ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, ये गैसें ज्यादा घुलनशील किसमें होगी? अध्रुवीय विलायक में। और अध्रुवीय विलायक कौन से हो जाएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, बेंजीन है, ये सभी कैसे हो जाएंगे? अध्रुवीय विलायक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया पहला। तो फर्स्ट टॉपिक जो है अपना कौन सा हो जाएगा? गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है? गैसों की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो अपना टॉपिक है, सेकंड पॉइंट जो है वो कौन सा है? टेम्परेचर, ताप। ठीक है, ताप। ठीक है, टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करेगा गैसों की द्रव में विलेयता? समझना दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले लूं, एक बीकर है, ठीक है, अब इस बीकर में आप यहाँ पर द्रव है, ठीक है, और आपको इसमें क्या बोलना है? कोई गैस इसमें डिसॉल्व करनी है। समझना दोस्तों, यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल है,
ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर इन गैस मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए या लिक्विड सॉल्यूशन में जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करने के लिए घोलने के लिए क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल को आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, इस विलेन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन गैस की जो गतिज ऊर्जा है, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी गैस के अणु की, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, और दूर जाएंगे तो ये आसानी से इस जो द्रव्य विलायक है उसमें आसानी से घुलेंगे नहीं दोस्तों, समझ में आ गया। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप अगर बढ़ाते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समझना, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, कम होगी, समझना दोस्तों। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, गैस की द्रव्य विलेयता को, ठीक है। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इनकी विलेयता, ठीक है, गैस की विलेयता द्रव में क्या हो जाएगी, कम होगी। कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोस्तों गैस के अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे और आसानी से द्रव में विलयनशील नहीं होंगे, विलय नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड जो इफेक्ट है वो कौन सा है, टेम्परेचर। कौन सा इफेक्ट है, टेम्परेचर है, समझ में आ गया। देखो नॉर्मली क्या है, कोई गैस है उसको आप किसमें डिसॉल्व करो, द्रव में डिसॉल्व करो तो किसका निर्माण होगा, किसी विलयन का निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। और आप गैस को द्रव में घुलनशील करते हो, ठीक है, गैस को आप किसमें डिसॉल्व करो, द्रव में डिसॉल्व करो, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी, यानी डेल्टा H की वैल्यू कैसी होती है दोस्तों, नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, जब कभी भी किसी गैस को द्रव में घोलोगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी, ठीक है। और जब मैंने आपको ठोसों की द्रव में विलेयता आपको बताया था दोस्तों, जब भी ऊष्माक्षेपी हो तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है तब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। तो ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यह ध्यान रखना है, गैस की द्रव में विलेयता कौन सी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया है, और डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सेकंड इफेक्ट हो गया वो अपना कौन सा है, टेम्परेचर, ठीक है। अपना थर्ड इफेक्ट है प्रेशर। थर्ड इफेक्ट कौन सा है, प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो इफेक्ट है वो अपना कौन सा है, प्रेशर यानी दाब। तीसरा इफेक्ट जो है क्या है, दाब है। तो समझना दोस्तों, अब इन गैसों को द्रव में विलय करना है तो क्या होगा, अपने को प्रेशर बढ़ाना होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप जो गैस के मॉलिक्यूल है उन इस द्रव में घुलनशील करना है, द्रव में विलय करना है, तो प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, अणु क्या होंगे, पास-पास आएंगे, और पास-पास आएंगे और क्या होंगे, आसानी से किस में घुलनशील हो जाएंगे, द्रव में घुलनशील हो जाएंगे, ठीक है। यानी आप दाब बढ़ाओगे, तो दाब बढ़ाओगे तो क्या होगी दोस्तों, विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। दाब बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी दाब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विलेयता के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, विलेयता के प्रोपोर्शनल होगा। यानी दाब जो होगा, अगर आप दाब बढ़ा रहे हो तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों, समझ में आ गया। दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाते हैं क्या होगी, गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। और इसी फैक्टर पर, इसी ये जो कारक है दाब, इसी पर एक हेनरी साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या दिया, अपना लॉ दिया, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं हेनरी लॉ। क्या कहते हैं, हेनरी नियम, ठीक है दोस्तों। तो पहला स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देन अपन इसमें पढ़ेंगे हेनरी लॉ, ठीक है। फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए गाइस, अपना नेक्स्ट है हेनरी लॉ। जैसे हमने देखा अभी कि दाब जो होगा वो क्या होगा, विलेयता के समानुपाती होता है। दाब जो होगा वो क्या होगा, विलेयता के समानुपाती होता है, ठीक है। और इसी पर एक नियम है, वो कौन सा है, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी लॉ। क्या कहता है हेनरी लॉ, समझना दोस्तों क्या है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखें तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर
विलायक की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए दाब की समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका नियम है? हेनरी का नियम है। क्या कह रहा है हेनरी का नियम? समझना, स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट कर रहे हैं किसी विलायक की इकाई आयतन में। समझना दोस्तों, जैसे यहाँ पर अपन ने क्या लिया, कोई विलायक है यहाँ पर, ठीक है, एक निश्चित, तो किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई विलेय गैस की मात्रा, यानी इस विलायक में जो गैस पदार्थ है उसकी जो मात्रा है, ठीक है, यानी ये जो विलायक है उसमें घुले हुए जो गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की जो मात्रा है विलायक की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी जो सतह पर जो गैस है उस गैस के द्वारा इस विलायक की सतह पर जो भी दाब लगाया जाएगा उसकी क्या होगी? समानुपाती होगी। इसी को अपन क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? वापस समझा रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर अभी आपका ध्यान अगर कहीं और है तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए यहाँ पर ध्यान रखें, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो, टेम्परेचर को क्या करके रखा है? कांस्टेंट है, ठीक है। किसी विलायक में, यहाँ पर ये जो विलायक है उस विलायक में जो पहले से घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो मात्रा जो होगी गैस, जो सतह पर जो गैस उत्पन्न है उस गैस के द्वारा विलायक की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है उसकी क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी यूं कह सकते हैं P is proportional to M, P is proportional to M। यहाँ पर M क्या है? विलेय पदार्थ की, विलेय गैस की मात्रा, यानी जो विलायक में पहले से उपस्थित जो विलेय गैस है उसकी मात्रा, और P क्या है? लगाया गया विलायक की सतह पर जो लगने वाला दाब है वो है, ठीक है। तो P क्या है? प्रेशर, दाब, और M क्या हो जाएगा? विलेय। यहाँ पर M बराबर क्या हो जाएगा? विलेय गैस की मात्रा, विलेय गैस की मात्रा। समझ में आ गया दोस्तों? और P क्या है? P दाब है, P क्या है? दाब है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर जो गैस है वो क्या है? गैस किसमें डिसॉल्व हो रही है? विलायक में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया? एक ही गैस है, एक ही प्रकार की गैस है, तो एक उस गैस के द्वारा लगने वाला जो दाब होगा वो गैस विलेय पदार्थ की मात्रा के क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है दोस्तों। बट अगर मैं यहाँ पर यूं कहूं कि एक से अधिक गैस उपस्थित है, यहाँ पर क्या है? एक से अधिक गैस उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक से अधिक गैस उपस्थित है, ठीक है। अलग अलग टाइप की गैस उपस्थित है, जैसे ना ये है, अपन ले लें यहाँ पर ऑक्सीजन है, सबको समझ मान ले, और ये क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर जो गैस के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो क्या होगा? उसको अपन अलग अलग, इस नाइट्रोजन के द्वारा लगाया गया दाब और ऑक्सीजन के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो क्या होगा? अलग अलग होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? आंशिक दाब। तो ऑक्सीजन के द्वारा जो लगाया गया दाब वो क्या हो जाएगा? आंशिक दाब। नाइट्रोजन के द्वारा जो लगाया गया दाब वो क्या होगा? आंशिक दाब। और कुल जो दाब होगा क्या हो जाएगा? तो टोटली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल दाब हो जाएगा। टोटली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल दाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अब यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? विलायक जो है उस विलायक में अलग अलग, या फिर यूं कह सकते हैं 2-3 गैस घुली हुई हो, ठीक है, एक से अधिक गैस घुली हुई हो, तो उस समय इस टर्म को अपन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो उस समय जो विलेय गैस की मात्रा है उसको अपन मोल भिन्न से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? ध्यान देना, यहाँ पर मोल भिन्न से प्रदर्शित करते हैं। मोल भिन्न से कब प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? ध्यान देना, मोल भिन्न से कब प्रदर्शित करेंगे? जब किसी विलायक में एक से अधिक गैस घुली हुई हो, तब अपन उस समय विलेय पदार्थ की गैस की मात्रा के लिए किसको यूज करेंगे? अपन मोल भिन्न को यूज करेंगे, ठीक है। और जो दाब होगा वो दाब क्या हो जाएगा? आंशिक दाब होगा। यानी यूं कह सकते हैं ये तो क्या है? P जो टोटल दाब था, एक ही गैस थी, तो उस गैस, अगर कोई गैस एक ही है तो उसके द्वारा जो दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा? कुल दाब होगा। लेकिन अब क्या है? गैस अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल दाब है P, जैसे अपन यहाँ कहें P जो होगा वो किसके बराबर होगा? आंशिक दाबों के बराबर। यानी नाइट्रोजन गैस के द्वारा जो लगने वाला दाब है प्लस ऑक्सीजन गैस के द्वारा जो लगने वाला दाब है उसका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मोल भिन्न किसके? जैसे ऑक्सीजन की मोल भिन्न, नाइट्रोजन की मोल भिन्न, तो उनकी गैस की मात्रा जो होगी वो भी अपन क्या करेंगे? अलग अलग निकालेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, कि ये किसकी मोल भिन्न हो गए? ऑक्सीजन की मोल भिन्न हो गए। इसी तरह से अपने को किसके निकालेंगे?
नाइट्रोजन गैस की मात्रा निकालनी है तो अपन नाइट्रोजन के मोल भिन्न निकालेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो एक से अधिक गैसें जब भी घुली हुई होंगी तो गैस की विलेय पदार्थों की मात्रा को अपन किसके रूप में लेंगे, मोल भिन्न के रूप में। और दाब जो होगा वो कौन सा हो जाएगा गाइस, ये तो कौन सा है, कुल दाब, और इसको अपन क्या कहेंगे, आंशिक दाब। क्या कहेंगे दोस्तों, आंशिक दाब कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर अपन साइन लिखे तो क्या होगा, P कौन सा, अगर नाइट्रोजन का निकालना है तो कौन सा हो जाएगा, P का जो आंशिक दाब है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल भिन्न, किसकी, नाइट्रोजन गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, नाइट्रोजन गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर यूं कहें अपन ऑक्सीजन गैस का दाब, आंशिक दाब जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, ऑक्सीजन जो है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब एक से अधिक गैसें उपस्थित हो। कब होगा, जब एक से अधिक गैसें उपस्थित हो। तो डायरेक्टली अपन यूं इससे कॉन्सेप्ट निकाले तो क्या होगा, P कौन सा, आंशिक दाब, जिसको आंशिक दाब को मैं लिख देता हूं दोस्तों P नॉट से, ठीक है। तो P जो है वो कौन सा है, कुल दाब है, और P नॉट क्या हो जाएगा, आंशिक दाब। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल होगा। तो ठीक है, एक तो ये और ये सेकंड, ठीक है। ये दोनों कौन से लॉ हैं, हेनरी लॉ। ये किसके लिए है, जब कोई विलायक में कोई सिर्फ एक गैस घुली हुई हो तो क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। M विलेय पदार्थों की मात्रा और दाब क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एक से अधिक गैस से घुलनशील हो तो अपन किससे डिनोट करेंगे, P नॉट, P क्या हो जाएगा, आंशिक दाब, गैस का, प्रत्येक गैस का क्या हो जाएगा, आंशिक दाब, और X क्या है, मोल भिन्न है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल साइन अपन हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा P नॉट, क्या हो जाएगा, KH, और ये क्या हो जाएगा, X, ठीक है। तो ये सेकंड हो जाएगा। KH क्या है, KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो KH यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक। अगर यहाँ पर अगर आंशिक दाब जो है, प्रेशर जो है उसको अगर आप कांस्टेंट रखो, P को क्या रखो, कांस्टेंट रखो, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर X जो होगा क्या हो जाएगा, 1 is proportional to KH, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो यानी अगर आप KH की वैल्यू बढ़ाओगे तो मोल भिन्न जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी विलेयता क्या होगी, कम होगी, विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो ये किसका नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, विलेय पदार्थ यानी विलेय गैस की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेय गैस की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपना टर्म्स कौन सा हो जाएगा, इसी को अपन क्या कहते हैं, हेनरी का नियम, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने क्या पढ़ा आज, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला था गैस की प्रकृति, सेकंड टेम्परेचर, और थर्ड कौन सा था, दाब। और दाब में भी अपन ने क्या पढ़ा, हेनरी का नियम। और इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये सिंगल गैस के लिए, और जब एक से अधिक गैस होगी तो इसको, ठीक है। कौन कौन सी टर्म, मोल भिन्न और आंशिक दाब को यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे।